क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जो दोनों इंडेक्स फिंगर पर हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है। इनिशियली लेफ्ट इंडेक्स फिंगर x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर है और राइट इंडेक्स फिंगर x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर पर है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को कहते हैं फिंगर 1 और राइट इंडेक्स फिंगर को कहते हैं फिंगर 2। तो इनिशियली फिंगर 1 सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर है और फिंगर 2 सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है। जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है वो x इक्वल टू 0 पर है और जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर पर है। उसके बाद दोनों इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे के नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है और इसमें जो फिंगर 2 है वो तो रेस्ट में रहता है और सिर्फ फिंगर 1 मूव करना स्टार्ट करता है। अगेन कुछ टाइम के बाद फिंगर 1 रेस्ट में आ जाता है और फिंगर 2 जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है और अगेन कुछ टाइम के बाद फिंगर 2 रेस्ट में आ जाता है और फिंगर 1 जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है और इस इंस्टेंट पर फिंगर 2 सेंटर से XR डिस्टेंस पर होता है। तो हमें XR की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों गिवन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली फिंगर 1 सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर है और फिंगर 2 सेंटर से 40 सेंटीमीटर पर है। मतलब फिंगर 2 सेंटर के नज़दीक है। तो ये कन्फर्म है कि फिंगर 2 पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये भी कन्फर्म है कि फिंगर 2 पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वजह है कि दोनों फिंगर को जब नज़दीक लाने का प्रयास किया जाता है तो उस समय फिंगर 2 रेस्ट में रहता है और सिर्फ फिंगर 1 मूव करना स्टार्ट करता है। अगेन फिंगर 1 जब 10 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा तो उस समय दोनों फिंगर पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय दोनों फिंगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों फिंगर पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि फिंगर 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काइनेटिक है और फिंगर 2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक है। तो ये कन्फर्म है कि फिंगर 1 को 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तभी जाकर वो फर्स्ट टाइम रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जिस इंस्टेंट पर फिंगर 1 रेस्ट में आता है उस इंस्टेंट पर फिंगर 1 सेंटर से x1 डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये x1 के इक्वल है। अगेन इस समय फिंगर 1 पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है मान लेते हैं कि वो N1 के इक्वल है और अगेन फिंगर 2 पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो N2 के इक्वल। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर फिंगर 1 जस्ट रेस्ट में आया है और फिंगर 2 जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है। अगेन रेस्ट में आने के ठीक पहले फिंगर 1 मोशन में था और फिंगर 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो काइनेटिक था। ठीक है, तो कंफर्म है कि रेस्ट में आने के जस्ट पहले फिंगर 1 पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। अगेन मूव करने से जस्ट पहले फिंगर 2 रेस्ट में था और फिंगर 2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक था। ठीक है, तो कंफर्म है कि मूव करने से जस्ट पहले फिंगर 2 पर दो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक था। अगेन इस इंस्टेंट पर फिंगर 1 रेस्ट में आया है और फिंगर 2 जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है।
तो कन्फर्म है कि एफ के और एफ एस दोनों इक्वल होगा। सो वी मस्ट हैव एफ के इक्वल टू एफ एस। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट एफ के दैट इज म्यू के इंटू एन वन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन टू। दिस इम्प्लाई दैट म्यू के दैट इज 0.32 n1 equal to mu s that is 0.40 n2. Let this is equation 1. Again स्केल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो स्केल पर नेट टॉर्क जीरो करते हैं। तो क्या करते हैं कि सेंटर के अबाउट स्केल पर नेट टॉर्क जीरो करते हैं। सो ही मस्ट हैव n1 x1 इक्वल टू n2 इंटू 40। ठीक है, वी मस्ट हैव n1 x1 इक्वल टू n2 इंटू 40 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 इंटू n2 बाई n1। अगेन n2 बाई n1 विल बी 32 by 40, 32 by 40, 40 cancel, so x1 is equal to 32 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 50 माइनस x1 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो फिंगर 1 है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा मूव किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो फिंगर 2 है वो मूव करना कंटिन्यू करता है और अगेन कुछ टाइम के बाद फिंगर 2 अगेन रेस्ट में आ जाता है और फिंगर 1 मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगेन मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर फिंगर 1 पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n3 के इक्वल और फिंगर 2 पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n4 के इक्वल है। अगेन इस इंस्टेंट पर फिंगर 1 जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है, तो कन्फर्म है कि ये जो डिस्टेंस है वो x1 के इक्वल होगा। ठीक है, कन्फर्म है कि ये जो डिस्टेंस है वो x1 के इक्वल है, क्योंकि जो फिंगर 1 है वो जस्ट मूव करना स्टार्ट किया। अगेन मूव करने से जस्ट पहले फिंगर 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक था, क्योंकि फिंगर 1 रेस्ट में था। तो मूव करने से जस्ट पहले फिंगर 1 रेस्ट में था और फिंगर 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। अगेन रेस्ट में आने से जस्ट पहले फिंगर 2 मोशन में था और फिंगर 2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो काइनेटिक था। फिंगर 2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो काइनेटिक था। इसको मान लेते हैं कि ये एफ डैश एस है और इसको मान लेते हैं कि ये एफ डैश के है। अगेन वी हैव एफ डैश एस इक्वल टू एफ डैश के। एफ डैश एस इज अगेन इक्वल टू एफ डैश के, क्योंकि इस इंस्टेंट पर जो फिंगर 2 है वो रेस्ट में आ जाता है और फिंगर 1 जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट म्यू एस इंटू n3 इक्वल टू म्यू के इंटू n4। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट म्यू एस दैट इज 0.40 इंटू n3 इक्वल टू 0.32 इंटू n4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगेन
स्केल पर नेट टॉर्क को ज़ीरो करते हैं, तो अगेन सेंटर के अबाउट स्केल पर नेट टॉर्क ज़ीरो करते हैं। सो वी हैव x1 n3 equal to xr n4, xr n4, this is equation 4, ठीक है। so this implies that xr is equal to, ये हो जाएगा x1 that is 32 into n3 by n4, again n3 by n4 will be 32 by 40, 32 by 40, ठीक है। so this implies that xr is equal to, ये हो गया 32 into 4 by 5, ठीक है, that is 64 into 4 by 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 25.6 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।